आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह दिल्ली में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यह परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को नए मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने हाल ही में देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। एंडे विनित माय नमस्कारों। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विश्व वाईफाई दिवस पर सभी को बधाई देता हूं। पीएम वाणी नामक नई परियोजना से देश के कोने कोने में रहने वाले हर नागरिक को वाईफाई से जोड़ना एक ऐसी शक्ति है जो न केवल भारत के शहरों से बल्कि भारत के गांवों से भी उद्यमिता को बढ़ावा देगी। Congratulate everyone. This is a day when we must pause to celebrate an invisible form of a technology that creates visible change. And that is the power of Wi-Fi. The Prime Minister's very forward-thinking resolve, started by the new project of PM Wani, to connect every single citizen across the length and breadth of our country by Wi-Fi, as a power that will ensure entrepreneurship to rise not only from the cities of India but from the villages of India. Department of Telecommunications, by delicensing lower 6 gigahertz for Wi-Fi, has provided that catalyst for ultra low latency, for multi-gigabit speed, for access to a digital highway. And on World Wi-Fi Day, we must commit ourselves to the proliferation, both in width and depth, of this technology down to the grassroots of India to create multiple opportunities.
ईरान इजराइल संघर्ष पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं ईरान के लोगों, वहां के फौजी और जिनका वहां नेतृत्व है, मैं उन्हें सलाम करती हूं। उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास न तो कोई हथियार और न कोई न्यूक्लियर बम है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और उनका शहादत का जज्बा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और इजराइल को घुटनों पर लाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि आखिरकार, अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे, उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया। और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के, अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज्जत होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए, उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। खासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं, जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक, ये इजराइल जैसा जो पूरा, जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फ़लस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी लगातार देश के संविधान की हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन करती रही है। उन्होंने कहा कि कल 25 जून को पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान के खिलाफ काम करती रही है। लागू किया गया था, पूरी दुनिया कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देखती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की संविधान हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन करती रही है। और कल 25 जून है, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस की ये जो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। और कांग्रेस हमेशा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजद अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव के नामांकन भरने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि परिवारवादी पार्टी ने फिर से लालू यादव को अध्यक्ष बनाकर साबित कर दिया है कि परिवार के बाहर आरजेडी जा ही नहीं सकती और परिवारवादी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई है और परिवार के लिए ही बनाई गई है। 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लालू जी ने आरजेडी का 13वीं कर दिया है। 13वीं मतलब समझ रहे हैं ना? तो परिवारवादी पार्टी ने फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को बनाकर साबित कर दिया है कि परिवार के बाहर आरजेडी जा ही नहीं सकती है और वह परिवारवादी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई है, परिवार के लिए ही बनाई गई है। लोकतंत्र में परिवारवाद
राजतंत्र की निशानी होती है। तो वहाँ राजतंत्र है, परिवार तंत्र है, जो लोकतंत्र का मजाक है। अब आरजेडी के लोग भी कहने लगे हैं कि यह वंशवाद ठीक नहीं है। लोग तो पहले ही से जान रहे, इसलिए बिहार की राजनीति से आरजेडी को इनकार कर चुका है। तो इनकार कर चुके लोग उनको सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। पर राजद के नेता लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिक डिमांड है, इसीलिए इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, नामांकन भरे हैं, लोग चाहते हैं। पब्लिक को लोकतंत्र में विश्वास है। भारत की व्यवस्था लोकतांत्रिक है। संविधान ने भी लोकतंत्र की भावना दी है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। उसी तरह सबसे बड़ा दुनिया का परिवार तंत्र राहुल जी का परिवार और तेजस्वी जी का परिवार, जो परिवार तंत्र में ही जीना सीखा है और आगे भी किसी न किसी का नाम तय होगा जो उस परिवार से बाहर नहीं जाएगा। तो लोकतंत्र के जो सच्चे पुजारी हैं वह आरजेडी में रह ही नहीं सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल ईरान युद्ध विराम की घोषणा पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि युद्ध विराम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। अब जितनी जल्दी सीज फायर हो अच्छा है। 11 दिन हो गए, 11 दिन में बहुत तबाही हुई है। हम तो चाहेंगे कि ये सीज फायर जो है जल्द से जल्द लागू हो और बना रहे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा ये रहा कि हमारे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको वापस लाना था। बीच बीच में जहाजों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि एयर स्पेस बंद हुआ। लेकिन आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा बड़ा टोला जो है हमारे स्टूडेंट्स का वापस आ जाएगा और शायद इसके बाद जो है हमारी इवैक्यूएशन प्रोसेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल ईरान युद्ध विराम के दावे पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि विरोधाभासी खबरें प्रसारित हो रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को देखना चाहिए कि उनके पास कोई नैतिक दिशा निर्देश है या नहीं है। पहले इसे वह रीस्टोर करें क्योंकि ये बेहद आवश्यक है और युद्ध को पहले जन्म देते हैं और फिर बाद में युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। वैश्विक उथल पुथल जो अभी चल रहा है इसमें अमेरिका को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध उनके खुद के देश में जो वैचारिक एक ध्रुवीकरण हो रहा है वो उनके लिए मुश्किल होगा। कॉन्ट्रडिक्टरी खबरें आ रही हैं, पता नहीं किस प्लैनेट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं। मतलब ही अपीयर्स टू बी ए डेस्परेट बीइंग। पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका मॉरल कंपास है भी या नहीं, या मिसिंग है। पहले तो उसको रिस्टोर करें, ये बेहद आवश्यक है। और युद्ध को जन्म दें और बाद में युद्ध विराम की घोषणा करें। और जैसा हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनको नामित किया है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो जाहिर तौर पर मैं समझ रहा हूं कि वो अभी दुनिया में कुछ लोग जिनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो विश्व शांति के अग्रदूत किम जोंग को मान लीजिए, नेतन्याहू को मान लीजिए, और उसी श्रृंखला में ये है। मैं बार बार कहता हूं कि वैश्विक उथल पुथल जो अभी चल रहा है इसमें अमेरिका को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध उनके खुद के देश में मैं समझता हूं कि जो वैचारिक एक ध्रुवीकरण हो रहा है, जो एक जमावड़ा हो रहा है, उनके लिए मुश्किल। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ईरान ने दिखाया है कि एक राष्ट्र का स्वाभिमान और साहस क्या होता है। ईरान एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे हैं, चाहे कश्मीर का मामला हो या पाकिस्तान का, ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। हमें ईरान से सीखना चाहिए। देखिए, बात ऐसी है भाई, ईरान ने इजराइल हो, अमेरिका हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये जरूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ
जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इश्यू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजरायल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा, और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा, ये आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली लेनी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए ना। जब पाकिस्तान के साथ हमारे आर्मी लड़ रही थी और जीतने के कगार पर थी, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब चल रहा था जीतने के बाद, तो पीछे क्यों हटे? तो ईरान के नेताओं का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। ट्रंप ने कहा एक तरफ सीज फायर हो गया है, वही ईरान कह रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे बारे में जब ट्रंप ने कहा तो हम चुप बैठे, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा है। यही एक राष्ट्र की आत्मा होती है जो जागती है, और हमारे राष्ट्र के ऊपर हमला होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये विश्व को दिखाते हैं। लखनऊ के बकेवर क्षेत्र में जातिगत अपमान की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ये घटना की हम निंदा करते हैं। दोषियों के खिलाफ एफआईआर की गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव चिंता न करें, चिंतन करें। देखिए, इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। क्या आपको नहीं लगता ऐसे मुद्दों से लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाता है सरकार पर, आप लोगों पर उंगली उठाने का? नहीं, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आज के 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने इसी दुर्व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने शांति का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश दिया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने उस आंदोलन को, उस कुरीति को दूर करने के लिए व्यवस्था, जब पाबंदी लगी, शूद्रो शिक्षाम न धियताम, वर्ण व्यवस्था में, तब आंदोलन किया कि नहीं, बगैर शिक्षा के सुधार नहीं हो सकता है। तो उन्होंने आंदोलन किया। सावित्रीबाई फूले की देन है कि आज महिलाओं को आरक्षण हर क्षेत्रों में, नौकरियों में, राजनीति में, हर क्षेत्र में वो जा रही हैं। और महात्मा ज्योतिबा फूले की देन है कि आज शिक्षा का दरवाजा सबके लिए खुला। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने आंदोलन किया, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। तमाम हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस आंदोलन को पूरे संविधान में पिरो दिया, एक रूपता ला दिया और संविधान के पहले पन्ने पर लिख दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। संविधान में कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है, वर्ग बाबा साहब ने बनाया, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। तो संविधान के दायरे में कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और संविधान में कहीं छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत की बात, बड़ी जिल्लत की जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने झेला, लेकिन इसके बाद भी कहीं भी उन्होंने एक शब्द भी नफरत की बात हो, चाहे छुआछूत की बात हो, भेदभाव की बात, संविधान में कहीं नहीं दिया, कहीं उसको स्थान ही नहीं दिया। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी चल रही है और उस लड़ाई में काफी बदलाव आया है, हम उसके गवाह हैं। हमारे समय में जब बचपन में जो घटनाएं थी और आज जो है, आज जो बचपन है, बड़ा परिवर्तन हो गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में दही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।